ऑलराइट, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हैं और आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स। इससे पहले हमारा 3 या 4 लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, यूट्यूब में हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे पिछले 3 या 4 लेक्चर्स हैं उनको एक बार देखिए, देन ओनली आप इस लेक्चर में आइए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं समझेंगे। क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से हम कंप्लीट करते करते यहाँ पे आए फ्रंट एंड कंपोनेंट्स। आप फ्रंट एंड कंपोनेंट्स डायरेक्टली ना देखें, अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट फ्रंट एंड कंपोनेंट्स को ही देखें। इससे पहले हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। तो आज देखते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML। जी नहीं, मैं आपको HTML वैसे नहीं बताऊंगा जो हर लोग बताते हैं। हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से HTML के कंपोनेंट्स देखेंगे। हम देखेंगे HTML के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, HTML डॉक्यूमेंट बनता कैसे है, डॉम डॉक्यूमेंट क्या है, डॉम के थ्रू HTML को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, देन URL इनकोडिंग क्या है, ये क्यों नीडेड है, ये हम देखेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिनमें HTML के कुछ खास कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कई लोगों को नहीं पता होते। लेट्स से URL इनकोडिंग कई लोगों को नहीं पता होती कि URL इनकोडिंग का मतलब क्या है, ये इनकोड होता क्यों है, तो वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। देन HTML का ट्री स्ट्रक्चर शायद ही बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कवर करते हैं, बाकी मैंने अभी तक URL इनकोडिंग किसी ने कवर किया हो ये शायद मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को हम अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्चुअली में है क्या, ये क्यों काम आता है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में गारंटी देता हूँ इस लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि डॉम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है HTML। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका वेब पेज है, मान लीजिए ये आपका वेबसाइट है। तो HTML एक्चुअली में करता है क्या है, आपका जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर देता है। स्ट्रक्चर कैसे करता है देखते हैं। ये वेबसाइट है, ऊपर आपको टाइटल दिया होगा वेबसाइट का, ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइटल दिया होता है। जैसे अमेजोन है तो ऊपर हेडिंग में इसका क्या आएगा, amazon.com। फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट, है ना। वैसे ही ये एक आपका वेबसाइट है, इसमें आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। ये हमारा हो गया ऊपर का पार्ट जिसको हम हेडर सेक्शन भी बोलते हैं। देन ये है नीचे का पार्ट। अब नीचे का पार्ट में क्या है, नीचे का पार्ट में आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अबाउट इन्फॉर्मेशन, मेल, सपोर्ट, ये सब दिया रहता है। तो ये नीचे का पार्ट इसको हम बोलते हैं फुटर सेक्शन। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा फुटर हो गया। देन जो ये बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। इसको हम बोलते हैं बॉडी, एंड इसमें ही हमारा मेन कंटेंट रहता है। इसमें आप दे सकते हैं एक इमेज दे सकते हैं, लेट्स से ये हमारा इमेज हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया लॉगिन पेज। देन हमने यहाँ पे दिया बटन्स। हमने यहाँ पे दिया बटन्स। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट में हमारे पास है हेडर, उसके बाद है बॉडी सेक्शन, उसके बाद है फुटर सेक्शन। बॉडी में हमने क्या दिया, एक इमेज दिया, लॉगिन पेज, एंड देन लॉगिन बटन दिया। तो ये जो हमने पेज बनाया है, ये पेज हमने बनाया है HTML के थ्रू, और HTML में हम एलिमेंट्स यूज करते हैं ये सब चीज बनाने के लिए। जैसे लॉगिन पेज हमने बनाया तो हम एक एलिमेंट यूज करेंगे, बटन बनाया एक एलिमेंट यूज करेंगे। इसी तरह से हम HTML के थ्रू एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है HTML का। अभी हम और डीप में जाएंगे।
यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लिख के रखा है, देखिए। द फर्स्ट एंड मोस्ट डोमिनेट कंपोनेंट ऑफ द फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन इज HTML। फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे इट कंटेन्स ईच पेज बेसिक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टाइटल फॉर्म इमेज, जैसा कि हमने बोला यहाँ पे है टाइटल, ये फॉर्म है, और देन इमेज भी हमने ऐड किया, देन फुटर भी हमने ऐड किया। और इसी HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर रन करता है और आपको दिखाता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कौन कौन से पेजेस एंड कौन से फंक्शंस है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। And many other elements, the web browser in turns interpret these elements and display them to the end user। end user मतलब आप। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट है, ब्राउजर इसको रन करेगा, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है वो आपको दिखाएगा। होपफुली इतना आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा HTML एक्चुअली में किस काम के लिए आता है। अब देखते हैं HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स। जी हाँ, तो देखिए ये HTML है। अब देखिए HTML एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट पूरा नहीं बना सकते क्योंकि एक वेबसाइट में काफ़ी डिफरेंट कंपोनेंट्स डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और कुछ फ्रेमवर्क्स भी डिपेंड रहते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम एक HTML के थ्रू बेसिक सा वेब स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि देखिए कैसे। तो ये थोड़े बोड़े कोड है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट में है डॉक टाइप, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है। डॉक्यूमेंट टाइप हमने HTML लिख लिया। अब देखिए जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना रहता है। एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंट टाइप है क्या, हम डॉक्यूमेंट टाइप नहीं डिफाइन करेंगे तो हमारा जो ब्राउजर है वो इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम पहले एक हेडर फाइल डिफाइन करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये सी प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा है, पाइथन है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं HTML। अब ऐसा क्यों, अगर हम HTML डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए HTML हम अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बात याद रखिए, इंटरनेट में बस HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं। जैसे है आपका XML, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ब्राउजर अच्छे से समझ पाए इसलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं, जो कि है हमारा HTML। तो HTML का आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा, और ये डॉक्यूमेंट टाइप भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं HTML स्ट्रक्चर के बारे में। हम कोड देखेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने डॉक टाइप तो डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होता है HTML, और यहाँ पे HTML एंड होता है। देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग में बस एक स्लैश का डिफरेंस है ना, /HTML। और यहाँ पे है HTML। तो इसको हम बोलेंगे टैग्स, ओपनिंग टैग्स, क्योंकि ओपन हो रहा है, ओपनिंग टैग्स बोलेंगे। और ये स्लैश लगाने से क्लोज हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग्स। तो ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स ये हमारा हो गया। यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। अब बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के एग्जांपल पे, पहले हम देंगे पेज टाइटल। तो पेज टाइटल जनरली हम देते हैं हेडर सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे है हमारा हेड, हेड यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बीच में हमने एक टाइटल टैग लगाया, इसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम टैग बोलते हैं, हमने यहाँ पे अभी अभी देखा।
ये टैग है, ये ओपन हो रहा है तो ओपनिंग टैग है, क्लोज हो रहा है तो क्लोज टैग है। तो यहाँ पे टाइटल टैग मैंने ओपन किया, पेज का टाइटल मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। देन मैंने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, तो मेरा टाइटल का यहाँ पे काम खत्म हो गया, राइट। अभी मेरा हेड सेक्शन का भी काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट टाइटल लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, या और भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, बट टाइटल लिखने के बाद मेरा ये काम खत्म हो गया, मैंने हेड को क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी हमने अभी अभी देखा कि बॉडी में हमारा मेन कंटेंट रहता है, तो यहाँ पे बॉडी ओपन है, देन यहाँ पे बॉडी क्लोज है। अब बॉडी में ही सारा कंटेंट आता है, जैसे कि कोई वेब पेज हो, कोई एलिमेंट्स हो, कोई बटन हो, कलर हो, है ना। ये सारा चीज बॉडी में ही रहता है, और बॉडी ही रेंडर होता है हमारे ब्राउजर के थ्रू। बॉडी का कंटेंट ही हमको शो होता है। तो बॉडी में यहाँ पे है H1 PP। अब ये H1 है क्या और ये P है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, HTML बनाते वक्त ये हमें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मॉडल फॉलो करना पड़ता है। ये एक टेम्पलेट है, इसके बिना आप HTML डॉक्यूमेंट लिख नहीं सकते। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे हेड होगा, बॉडी होगा। उसके बाद बॉडी के अंदर आपको कौन सा कंटेंट चाहिए जो आप वेबसाइट में या फिर फ्रंट एंड ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे H1 हेडिंग है, दैट मीन्स आपने एक हेडिंग लिखा। P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, आपने एक पैराग्राफ लिखा। देन बॉडी को आपने क्लोज कर दिया। अब आपका यहाँ पे HTML का काम खत्म हो गया, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे। देन ये आपका एक बन गया वेबसाइट। वेबसाइट में नहीं बोलूंगा, बट एक बेसिक पेज बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी और भी एलिमेंट डालने बाकी है। अभी हम देख लेते हैं। तो हमारा हेड में क्या है, पेज टाइटल। तो हमारा पेज टाइटल यहाँ पे आएगा। फुटर हमने दिया है क्या, जी नहीं, हमने फुटर में कुछ ऐड ही नहीं किया, तो फुटर ब्लैंक रहेगा। बॉडी में हमने क्या दिया, बॉडी में हमने दिया हेडिंग, देन दिया एक पैराग्राफ। तो हमारा कुछ वेब पेज ऐसा दिखेगा, काफी बेसिक सा वेब पेज दिखेगा। जनरली HTML के थ्रू ही सारे वेब पेज बनते हैं। उसके बाद उस पे CSS का काम होता है, देन वो वेब पेज काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव या फिर काफ़ी अच्छे फील एंड गुड दिखने में हो जाते हैं। तो ये है हमारा बेसिक HTML। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि HTML क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। एंड अगर आप लोगों को HTML का फुल सीरीज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि HTML का फुल सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप मुझको कमेंट कर देना अगर आपको ये चीज चाहिए तो देखिए, HTML डॉक्यूमेंट, HTML ओपन है, HTML क्लोज है, हेडिंग ओपन है, हेडिंग क्लोज है, बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज है, हेडिंग भी ओपन है, हेडिंग क्लोज है, पैराग्राफ ओपन है, पैराग्राफ क्लोज है। ये हो गया हमारा पेज का स्ट्रक्चर। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, जो हमने पेज का स्ट्रक्चर बनाया था उसको ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ट्री की तरफ फॉर्म हो रहा है। पहले हमारा डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन होगा, देन उसके बाद होगा हमारा एक रूट एलिमेंट जिसको HTML बोलेंगे। देन HTML के अंदर होगा हेड, हेड के अंदर होगा हमारा टाइटल, देन और एक एलिमेंट होगा बॉडी, देन बॉडी के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रूट, इसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक ट्री के फॉर्म में है। आप देखेंगे अगर तो आप समझ जाएंगे ये एक ट्री के फॉर्म में है। यहाँ पे HTML स्टार्ट हो रहा है, देन HTML एंड भी होगा। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ब्रांच के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। अभी चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था, टैग्स जो है वो इस तरह से ओपन होते हैं, देन इस तरह से क्लोज होते हैं। ये पैराग्राफ टैग है जो हमने अपने HTML के स्ट्रक्चर पे देखा था, जिसकी वजह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी नोट्स पे दिया हुआ है टैग्स, ये ओपनिंग टैग्स है, ये क्लोजिंग टैग्स है। ईच HTML एलिमेंट इज ओपन एंड क्लोज विद अ टैग, तो इसको टैग्स बोलते हैं। एंड इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये पूरा को कंसिडर करते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है, आपने कुछ पैराग्राफ लिखा तो ये जो चीज है इसको हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, और यहाँ पे आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में कुछ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, हाँ ये है हमारा टैग्स का वैल्यू, ठीक है। ये टैग्स का वैल्यू है, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे पी पैराग्राफ हो गया, देन मैंने यहाँ पे एक आईडी डिफाइन कर लिया, इक्वल्स टू लगा के इस आईडी का मैंने वैल्यू दे दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ P1। देन मेरा यहाँ पे पी टैग, ये ओपनिंग टैग ही है, अभी तक क्लोज हुआ नहीं है। तो ओपनिंग टैग के अंदर मैंने एक और भी चीज डिफाइन कर दी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। टैग का एट्रीब्यूट ये है, हमने यहाँ पे दिया आईडी, आईडी पे दिया P1। अब अगर मुझको इस पैराग्राफ के ऊपर कोई भी कलर करना हो, क्योंकि पैराग्राफ तो मेरे पास एक पेज में 10, 15, 20, 50 जितने चाहे उतने पैराग्राफ हो सकते हैं, बट अगर मुझको फर्स्ट पैराग्राफ पे ही कलर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, उसके लिए मुझको पैराग्राफ को आईडी देना पड़ेगा। अगर आईडी नहीं दूंगा तो सारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे एक ही काउंट होगा, है ना। तो आईडी दे के हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया P1। जब भी मैं CSS यूज करूंगा कलर करने के लिए, और अगर मुझको फर्स्ट पैराग्राफ पे ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जिस पैराग्राफ का आईडी P1 है बस उसी पे ब्लैक कलर लगे, जिस पैराग्राफ का आईडी P2 है उस पे ब्लू कलर लगे, देन अगर किसी का P3 है तो उस पे ग्रीन लगे। तो ऐसे में डिफाइन कर सकता हूँ आईडी के थ्रू, ठीक है। आईडी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आईडी पैरा1। अब यहाँ पे है आईडी रेड पैराग्राफ्स, तो ये भी एक आईडी है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स के थ्रू चाहे वो इस तरह से। और ये काम लगते हैं CSS में डिजाइनिंग करने के लिए, और ये आपके जावास्क्रिप्ट में भी काम लगते हैं डॉम मैनिपुलेशन के टाइम पे, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप बस इतना याद रखिए, पैराग्राफ के अंदर हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट के अंदर हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और इन वैल्यू की वजह से हम चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करते नहीं हैं, आप कमेंट करेंगे तो मुझको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और मुझको पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और मैं जल्दी जल्दी और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आप कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको HTML का सीरीज चाहिए देन उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं HTML का सीरीज भी लाने का ट्राई करूंगा। जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी ला दूंगा, ठीक है। तो फुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
देखिए ये हमारा पेज का स्ट्रक्चर ही HTML का। यहाँ पे हमने HTML डिफाइन किया, यहाँ से हमने HTML क्लोज किया। अब बीच में जो भी है ये सब हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले है हेड। हेड में हमने क्या दिया, पेज टाइटल दिया, हेड को क्लोज किया। बॉडी में हमने क्या दिया, बॉडी में हमारा जो भी कंटेंट है जो हमें एक्चुअली पे ब्राउजर पे शो कराना है वो कंटेंट लिखा। देन ये बन गया हमारा पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है URL इनकोडिंग। तो आप लोगों ने अपनी ब्राउजर पे अगर नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे अगर ब्राउजर ओपन कर लूँ तो देखिए, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक मिनट रुक जाइए। मैं इसको मूव कैसे करूँ। तो देखिए मैं आपको URL थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक्चुअली में है क्या। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये मेरा एक ब्राउजर है। ब्राउजर पे मैंने लिखा amazon.com। ब्राउजर पे मैंने लिखा amazon.com। अभी मैं amazon.com को ओपन करता हूँ। ठीक है, amazon.com ओपन हो गया। अभी जो ये टेक्स्ट है इस पे देखिएगा, आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। एक मिनट, मैं कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ URL में दिख रहे होंगे, जैसे 31+ है ना। मैं आपको पहले बता दूं कि URL एक्चुअली में है क्या। तो देखिए हम अमेजोन वेबसाइट पे है अभी। काफी लंबा है ये। और मुझको पता नहीं था ये इतना ज़्यादा लंबा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देन हम इसको थोड़ा सा डिटेल पे देखते हैं। मुझको ये नीचे करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे कर देते हैं। वो और नीचे, ओके और नीचे, ओह और नीचे करना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम समझते हैं URL एक्चुअली में है क्या। तो देखिए मैंने amazon.com ओपन किया, ये आपको इक्वल्स टू दिख रहा है। ये आपको N%3A409, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे %2C_85%। ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं URL इनकोडिंग। अब ये URL इनकोडिंग एक्चुअली में है क्या, ये क्यों चाहिए, ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो URL इनकोडिंग तो आप लोग समझ गए कि एक्चुअली में ये है। अब इसका एक्चुअली में नीड क्या है हम ये देखते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ, मुझको ये आई थिंक डिलीट करना पड़ेगा। ओके, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो देखिए जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट आपका ब्राउजर पे रन होता है। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है या फिर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स मीन्स वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि इलीगल माने जाते हैं। इलीगल इन द सेंस क्या, जो कि जो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनका कुछ अलग ही मीनिंग है, जो आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते वेबसाइट पे। आपने अगर आपको प्रोग्रामिंग आता होगा तो आपने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से ब्राउजर पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप HTML या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे आपके पास हैश है, $साइन है,
तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है, ब्राउजर इनको कुछ अलग तरीके से देखता है, तो आप इनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप इनको डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ब्राउजर जो है वो इसका कुछ अलग मीनिंग निकाल लेगा। तो उस केस में हम करते क्या है, उस केस में हम यूज करते हैं यूआरएल इनकोडिंग। अब यूआरएल इनकोडिंग क्या है, इतना तो हमने समझ गए कि जो भी कई सारे चीज होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं जो ब्राउजर एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता क्योंकि इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। तो उसी चीज को हम किसी दूसरे या फिर किसी दूसरे भाषा या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में हम इसको इनकोड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल इनकोडिंग। ठीक है, ये हैश है। तो मानिए ये हैश ब्राउजर रन नहीं कर सकता, बट क्या हो अगर मैं इस हैश को 1 2 3 नंबर दे दूं, नंबर तो रन कर सकता है, हैश रन नहीं कर सकता, नंबर रन कर सकता है। देन ये नंबर सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर देखेगा ओके ये 1 2 3 नंबर है, दैट मीन्स ये नंबर का मतलब है हैश, तो वो एज अ हैश प्रिडिक्ट करेगा। ये चीज तो पॉसिबल है, यही चीज करता है हमारा यूआरएल इनकोडिंग। होपफुली आपको यूआरएल इनकोडिंग समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा यूआरएल इनकोडिंग प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, देखते हैं चलिए। तो देखिए HTML अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूआरएल इनकोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। एंड मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं सारे लोग HTML पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज या फिर इनकोडिंग डिकोडिंग ये सब वो नहीं पढ़ाते। अब मुझको पता नहीं क्यों कि वो नहीं पढ़ाते, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगता है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप कल को कुछ अटैक्स करने जा रहे हो जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अगर आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड यूआरएल पे है तो वो क्यों काम नहीं कर रहा है या फिर कैसे काम करेगा ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यूआरएल इनकोडिंग पता होना चाहिए। तो देखिए यूआरएल इनकोडिंग को हम परसेंट इनकोडिंग भी बोलते हैं। जी हाँ, यूआरएल इनकोडिंग और परसेंट इनकोडिंग एक ही बात है। अब ये एक्चुअली में काम क्यों होता है, वेब एप्लीकेशंस पे अगर आपने कुछ कंटेंट डिफाइन किया है तो हो सकता है इसमें आपने, अगर आप फॉरेन का वेबसाइट लोगे तो डॉलर का साइन होता है और हैश का साइन होता है, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि इनका ब्राउज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मीनिंग है। तो ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट होते कैसे, तो इनको इनकोड किया जाता है किसी अलग फॉर्मेट में, देन ब्राउज़र इसको रन कर देता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है देखिए, इट इंश्योर प्रॉपरली डिस्प्ले ऑफ अ वेब पेज कंटेंट्स। वेब पेज का जो भी कंटेंट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए इनकोडिंग यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए URL use ASCII encoding allowing only alphanumeric and specific characters. Any non-ASCII characters are encoded in URLs. URL encoding replace unsafe ASCII characters with XSS format. अब बात करते हैं, एक चार्ट है जिसको हम बोलते हैं ASCII, ASCII बोलते हैं। ये एक चार्ट है जिसको हम बोलते हैं ASCII। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल बात किया कि अगर यहाँ पे डॉलर है तो ब्राउजर डॉलर का साइन प्रिंट नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट क्या हो डॉलर के बदले हम 1 2 3 लिख दे तो 1 2 3 ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका ऑलरेडी मतलब क्या होगा, डॉलर। ये कर सकता है ब्राउजर। तो ये जो चार्ट है जिसको हम एस्की बोलते हैं ये यही चीज रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिए URL यूज एस्काई इनकोडिंग, तो URL जो है वो एस्काई इनकोडिंग यूज करता है। एस्काई एक चार्ट है एस्की, ये यूज करता है URL इनकोड करने के टाइम में। और यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी दिए रहते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे दिए रहते हैं। और जो भी नॉन एस्की कैरेक्टर्स हैं वो URL पे इनकोड हो जाते हैं। अब ये नॉन एस्की कैरेक्टर्स क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए URL इनकोड, ये नॉन एस्की कैरेक्टर्स है उनको इनकोड कर देता है। इनकोड करने के लिए क्या यूज करता है, पहले परसेंटेज यूज करता है।
उसके बाद कोई भी दो एस की वैल्यूज यूज करता है इनकोड करने के लिए, और ये वेबसाइट का यूआरएल पे आपको दिखता है। जैसे हमने अभी देखा परसेंट था वहां पे, 21 था, 3D था, है ना, ऐसा कुछ। तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल इनकोडिंग। अभी इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, एंड जैसे ही मैं प्रैक्टिकल करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से नॉलेज मिल सके। अब सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो वो तो होगा नहीं, है ना, आप लोगों को थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं हो सकता, है ना। आप सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हो, आपको थोड़ा ना थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे है मेरा आ, यहाँ पे है मेरा एस की कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म है। तो देखिए, डेसिमल्स जो नंबर्स होते हैं वो हम समझते हैं, हेक्साडेसिमल्स जो है वो कंप्यूटर समझते हैं। ठीक है, अभी हम इतना तो आपको पता चल गया होगा। अभी देखिए, जैसे मैंने बात किया, अगर आपको स्पेस प्रिंट करना हो, मतलब स्पेस शो कराना हो यूआरएल पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस कभी भी शो नहीं हो सकता यूआरएल पे। आपने भी देखा होगा, अगर आप अपने वेबसाइट पे या फिर यूआरएल पे कुछ भी जगह अगर आप स्पेस लिखोगे तो वो किसी और दूसरे लैंग्वेज पे इनकोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, %20 दिया हुआ है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है स्पेस को। तो जब भी अगर आप स्पेस टाइप करोगे तो वो बन जाएगा %20, क्योंकि हमने अभी भी देखा इनकोडिंग करने के लिए आपके पास परसेंटेज आपको लिखना कंपलसरी है, उसके बाद 2 डिजिट, 2 हेक्साडेसिमल का डिजिट लिखना पड़ेगा आपको। जैसे ही मैंने %20 लिखा, ये स्पेस में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैं लिखूंगा 41, ये बन जाएगा ए, कैपिटल ए। जैसे ही मैं 61 लिखूंगा ये बन जाएगा स्मॉल ए। जैसे ही मैं 7E लिखूंगा ये बन जाएगा हमारा टिल्ड का साइन। देन 40 लिखने पे, ये @23 लिखने पे ये बन जाएगा हमारा हैश का साइन। अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे यूआरएल इनकोड एंड डिकोड करने के लिए। ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है, यहाँ पे यूआरएल इनकोडिंग का टेबल दिया हुआ है, तो ये है ये W3 स्कूल। HTML सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, ऑल दो इस पे आपको सेल्फ पढ़ना पड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे यूआरएल इनकोडिंग टेबल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे आप यूआरएल डिकोड इनकोड कर कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना ही आपको आसानी पड़ेगी हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो मैं ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर हम देखेंगे इसको।